प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के एमए फाइनल ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम के अनुसार कृषि भूगोल के प्रश्न पत्र के अंतर्गत पिछले वीडियो लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जो विटेल्सी द्वारा दिए गए हैं, उसमें हमने जो चार प्रारंभ के जो प्रारंभिक जो कृषि की बात हमने की थी, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि व्यवस्था, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से स्थानांतरणशील कृषि और प्रारंभिक स्थायी कृषि तीसरा, और जो चौथा एग्रीकल्चर रीजन था उसकी हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं कि गहन निर्वाह जो कृषि है, गहन निर्वाह जो कृषि है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंट टिलेज, वो ये कृषि व्यवस्था जो है विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र पर होती है। ये कृषि व्यवस्था जो है वो ये कह सकते हैं विशेषकर मानसून एशिया के उन भागों में देखने को मिलती है जहाँ भौगोलिक दशाएं कृषि के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं। स्थानीय उपयोग के निमित्त खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। विश्व की 1/3 जनसंख्या यानी 1/3 जनसंख्या इस प्रकार की कृषि में संलग्न है, ये कह सकते हैं हम। और अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए गहन कृषि को अपनाना यहाँ पर आवश्यक एवं अपरिहार्य हो जाता है। और इस व्यवस्था की जो है वो मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो कुछ जो मुख्य विशेषताएं हैं उनमें पहली हम कह सकते हैं खाद्यान्न फसलों में विशेषकर चावल की प्रधानता है यहाँ पर। दूसरा हम कह सकते हैं कि फसलोत्पादन प्रमुख तथा पशुपालन का गौण स्थान है। तीसरी विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि जनसंख्या की अधिकता से सभी प्रकार के कृषि कार्यों में मानवीय श्रम का उपयोग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चौथी विशेषता हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र जो है वो बिखरे एवं छोटे होते हैं और कृषक गाँव में निवास करते हैं इन क्षेत्रों में। पांचवी जो विशेषता है वो ये कि इस कृषि में आधुनिक कृषि उपकरणों का जो है वो प्रयोग कम होता है। साथ ही रासायनिक उर्वरकों, दवाइयों आदि का भी जो है वो प्रयोग कम किया जाता है। छठी जो हम विशेषता की बात कर सकते हैं वो है कि इस कृषि व्यवस्था में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होने के कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। बहुत ही मुश्किल से आवश्यकता की आपूर्ति उत्पादन से हो पाती है, और जो वो उत्पन्न करते हैं कि कृषि संबंधी उत्पाद वही उनका वो उपभोग भी करते हैं। और भोजन में सब्जी आदि का प्रयोग बहुत कम होता है, अधिकतर दालों का उपयोग किया जाता है जो वो उत्पादित करते हैं। और सातवीं विशेषता हम कह सकते हैं कि जनसंख्या की जो अधिकता है उसके कारण उत्पादन की जो खपत है वो स्थानीय हो जाती है और बाज़ार के लिए अतिरिक्त उत्पादन अधिकांश रूप से नहीं हो पाता है, और बाज़ार या बड़ी बड़ी मंडियों का भी यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। गहन निर्वहन जो कृषि व्यवस्था है उसको फसलों को प्रधानता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक जो क्षेत्र हमने कहा था वो है चावल पर, या विटेल्सी ने जो बताया वो है चावल प्रधान गहन जीविकोपार्जन कृषि व्यवस्था, और दूसरा है या छठा जो कृषि का प्रदेश है वो है चावल विहीन गहन जीविकोपार्जन कृषि व्यवस्था। जो पांचवा जो प्रदेश विटेल्सी ने बताया उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि चावल प्रधान गहन जो जीविकोपार्जन कृषि व्यवस्था है वो विश्व के गहन चावल उत्पादक भागों में वर्ष पर्यंत जो ऊंचा तापमान और वार्षिक वर्षा जो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है वो इसके लिए अनुकूल है। और भौगोलिक दशाओं की उपयुक्तता के कारण ही वर्ष में 3 बार तक चावल की कृषि की जा सकती है, और चावल की इस कृषि व्यवस्था को सावा कृषि के नाम से जाना जाता है। मानसून एशियाई देश विश्व का लगभग 90% चावल उत्पन्न करते हैं, और मुख्य चावल उत्पादक जो देश हैं उसमें चीन लगभग 30%, भारत जो है लगभग 21%, इंडोनेशिया लगभग 8.5%, बांग्लादेश लगभग 5.6%, थाईलैंड लगभग 3.8%, वियतनाम लगभग 3.7%, म्यांमार लगभग 2.5% और जापान लगभग 2.3% का उत्पादन चावल का करते हैं। ये प्रमुख उत्पादक इस क्षेत्र के देश हैं, और इन सभी देशों में चावल की कृषि डेल्टाई भागों, बाढ़ के मैदानों, सीढ़ीदार तथा निम्नवर्ती भागों में मुख्य रूप से की जाती है। मुख्य चावल उत्पादित भागों में हम कह सकते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मीनांग, सीकियांग, यांगटी सीकियांग के निचले जो मैदानी एवं डेल्टाई भाग हैं वहाँ पर ये की जाती है। कृषि भूमि की दृष्टि से भी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों
में चावल के अंतर्गत अधिक क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, जिसमें लाओस 95% क्षेत्र में, थाईलैंड में 65% क्षेत्र में, म्यांमार में 60% क्षेत्र में, जापान में 42% क्षेत्र में, भारत और चीन में लगभग 25% में क्षेत्र में चावल की कृषि का क्षेत्र आता है। इस भाग में जनसंख्या का घनत्व, जैसा पहले भी मैंने बताया कि अधिक है, अतः चावल उत्पादन का अधिकांश भाग जो है स्थानीय उपयोग में भी लगभग खप जाता है। इसके बावजूद दक्षिणी पूर्वी एशिया के ही देश, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ताइवान एवं दक्षिणी वियतनाम मुख्य हैं, जो चावल का निर्यात भी करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के वही देश जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक है, चावल उत्पादक हैं। इस प्रकार चावल उत्पादक जो क्षेत्र हैं एवं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का जो है वो इनके बीच में एक तरह से हम कह सकते हैं इनके बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। छठा जो प्रदेश है वो है चावल विहीन गहन जीविकोपार्जन कृषि व्यवस्था का। मानसून एशिया के ऐसे भाग जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा और निम्न तापमान होता है, वहाँ चावल के अतिरिक्त अन्य फसलें भी उत्पन्न की जाती हैं। ऐसे भागों में कृषि भूमि की प्रधानता होती है, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ सिंचाई की जो सुविधा है, वहाँ जहाँ जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर गेहूँ और कपास का भी उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है। इस प्रकार तापमान और जो वर्षा की मात्रा के अनुसार गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि फसलों में से किसी एक ही फसल की प्रधानता रहती है। दक्षिण पूर्वी एशिया विश्व का लगभग 60% पीनट, 57% ज्वार बाजरा, 40% लगभग सोयाबीन और लगभग 20% गेहूँ तथा 16% जौ का उत्पादन करता है, ये हम कह सकते हैं। मौसमी परिवर्तन के फलस्वरूप जीविकोपार्जन कृषि को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक कह सकते हैं हम ग्रीष्मकालीन मौसम की फसलें, दूसरा हम कह सकते हैं वर्षाकालीन मौसम की फसलें, और तीसरा हम कह सकते हैं शीत या शुष्क मौसम की फसलें। इस कृषि व्यवस्था वाले भाग में जनसंख्या का घनत्व, यहाँ भी जैसे पूर्व वाले हम प्रदेश की बात कर रहे थे, वहाँ चावल की प्रधानता थी और जनसंख्या का घनत्व भी अधिक था। यहाँ चावल की प्रधानता नहीं है, लेकिन जनसंख्या का घनत्व यहाँ भी उसी के अनुसार अधिक है। कृषक वर्ष में 2 या 3 फसलें उत्पन्न करते हैं। वर्षाकाल में जो है वो ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, चावल, और शीतकाल में गेहूँ, जौ, चना, मटर, और ग्रीष्मकाल में मुख्य रूप से जो जायद फसल कह सकते हैं हमारे देश में जो होती है, सब्जियां, मूंग, हरे चारे आदि की खेती इन भागों में की जाती है, जहां सिंचाई की विशेष सुविधा होती है। तो तीसरी फसल उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ली जाती है। इस व्यवस्था में अगर हम बात करें तो मांस, पशु और दुग्ध पशु आदि का पालन कार्य कम है। जनसंख्या की अधिकता के कारण कृषक खाद्यान्न फसलों को ही उत्पन्न करना आवश्यक समझता है। एक और कारण है जिसके कारण पशुपालन कम होता है, वो है कि यहाँ पर चारागाहों के अंतर्गत जो है वो क्षेत्रफल लगभग नगण्य है, बहुत कम क्षेत्र है। तो इस कारण भी पशुपालन की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाती है और वो कम किया जाता है इन क्षेत्रों में। निम्न वर्गीय जो परिवार के लोग हैं वो भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी आदि पालते हैं, क्योंकि वो उसको भरण पोषण उनका कर पाते हैं और उनको पाल पाते हैं। तो इसलिए जो निम्न वर्ग के जो परिवार हैं वो मुख्य रूप से भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी आदि का पालन करते हैं या उनको पालते हैं। इस भाग के लोग शाकाहारी हैं अधिकतर, ऐसा माना जाता है। और कृषक हल जोतने के लिए पशुओं और मुख्य रूप से बैल को पालते हैं, जो उसके द्वारा ये कार्य मुख्य रूप से करवाया जाता है। दूध के लिए कृषक जो हैं वो भैंस पालते हैं मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में। और हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा दुग्ध, पशुपालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम से कीड़ों आदि के पालन के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि ये 2 जीविकोपार्जन वाले जो गहन निर्वहन कृषि के जो क्षेत्र हैं, जिनमें जीविकोपार्जन कृषि व्यवस्था में देखने को मिलती है, जो हमने प्रदेश की बात की थी 5वें, एक चावल प्रधान गहन जीविकोपार्जन कृषि व्यवस्था, तो दोनों ही जीवन निर्वाहक हैं। छठा जो था चावल विहीन गहन जीविकोपार्जन कृषि व्यवस्था, दोनों में ही
हमें जीविकोपार्जन जो है वो गहन निर्वहन प्रकार की कृषि का देखने को मिलता है। लेकिन जो पांचवा प्रदेश है वो वहाँ पर चावल प्रधान फसल है, जबकि जो छठा प्रदेश है वहाँ पर चावल का अधिक उत्पादन नहीं होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि चावल विहीन गहन जीविकोपार्जन कृषि व्यवस्था वहाँ पर हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है।